Well, very good morning to everyone. This is Navneet Kaur and I am going to teach you paper 1, that is classical mechanics and theory of relativity. So basically in this we first of all discuss our syllabus part, that basically there are 4 units we will discuss. First is unit 1, in which we will discuss about basic concepts of classical mechanics, and unit 2 includes generalized notations, unit 3 include theory of relativity, and unit 4 include applications of theory of relativity. So now I am going to start your unit 1, that is basic concepts of classical mechanics. इसमें क्या है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मैकेनिक्स क्या होती है आपके पास। मैकेनिक्स एक ऐसी ब्रांच है फिज़िक्स की जो सिर्फ डील करती है विद मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स के साथ ही, ठीक है। तो जिसमें आप मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को सिर्फ स्टडी करोगे, ऐसी ब्रांच ऑफ फिज़िक्स को क्या बोलते हैं, मैकेनिक्स। तो इसके बाद हमारे पास क्लासिकल मैकेनिक्स जो है वो आगे 3 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड है। फर्स्ट इज स्टैटिक्स, सेकेंड इज पार्टिकल डायनेमिक्स, थर्ड इज पार्टिकल काइनेमेटिक्स। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि क्लासिकल मैकेनिक्स को हम न्यूटोनियन मैकेनिक्स भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी द एंटायर स्टडी बिल्ड्स ऑन द वर्क ऑफ इसाक न्यूटन, क्योंकि इसमें जितनी भी थ्योरीज दी हैं वो मोस्टली सारा का सारा जो वर्क है वो किसने दिया है, सर इसाक न्यूटन ने। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, न्यूटोनियन मैकेनिक्स भी बोलते हैं। क्लासिकल मैकेनिक्स इज ऑफन कॉल्ड न्यूटोनियन मैकेनिक्स बिकॉज द एंटायर स्टडी बिल्ड्स ऑन द वर्क ऑफ इसाक न्यूटन। आगे ये कह रहा है क्लासिकल मैकेनिक्स का यूज़ क्या है। क्लासिकल मैकेनिक्स जो है आपके पास वो जनरली यूज़ की जाती है किन ऑब्जेक्ट्स को स्टडी करने के लिए, मोशन, डिस्क्रिप्शन ऑफ मोशन ऑफ दोज ऑब्जेक्ट्स जो ना तो बहुत ज़्यादा बिग है ना बहुत ज़्यादा स्मॉल है। तो क्लासिकल मैकेनिक्स उन ऑब्जेक्ट्स को स्टडी करने के लिए यूज़ करेंगे जो ऑब्जेक्ट्स ना तो ज़्यादा बिग हैं ना ज़्यादा स्मॉल हैं। अगर आपने बिग पार्टिकल्स को स्टडी करना है या दूसरे पार्टिकल्स को स्टडी करना है जो ज़्यादा स्मॉल नहीं है, तो फिर आप यूज़ करोगे दूसरी आपके पास फिजिक्स आती है, उसके लिए वो बोलते हैं क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है। तो उसमें अभी हम नहीं जाएंगे, हम सिर्फ क्लासिकल मैकेनिक्स में रहेंगे कि क्लासिकल मैकेनिक्स का यूज़ क्या है। ऐसे पार्टिकल्स को डिस्क्रिप्शन हमें लेनी है जो मोशन में है, लेकिन वो पार्टिकल्स ना तो ज़्यादा बिग होने चाहिए ना ज़्यादा स्मॉल होने चाहिए। अब हम आगे एक्सप्लेन करते हैं 3 ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स। इसमें आपको डिफाइंस पता होनी चाहिए कि स्टैटिक्स क्या होती है, पार्टिकल डायनेमिक्स क्या होती है, थर्ड इज़ पार्टिकल काइनेमेटिक्स। सबसे पहले हम बात करेंगे स्टैटिक्स की। स्टैटिक्स एक ऐसी ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स है जो विच इज़ रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट्स एट रेस्ट। जितने भी हम ऑब्जेक्ट्स की स्टडी करेंगे वो सारे ऑब्जेक्ट्स किस में होने चाहिए, रेस्ट पे। तो इसको हम ऐसी ब्रांच ऑफ फिजिक्स को क्या बोलते हैं, स्टैटिक्स। और अगर पार्टिकल्स आपके पास रेस्ट में हैं तो उसमें जितने भी उसके अंदर फोर्सेस लग रही होंगी उनका नेट एक्सटर्नल और इंटरनल फोर्सेस जो लग रही होंगी वो कांस्टेंट होगा उनका नेट इफेक्ट। इसका मतलब फोर्सेस आपस में क्या होंगी, इक्विलिब्रियम फोर्सेस होंगी वो। तो रिजल्टिंग अगर फोर्सेस इक्विलिब्रियम में लगेंगी तो पार्टिकल आपका मूव नहीं करेगा, नो मोशन ऑफ द बॉडी। तो ऐसी ब्रांच ऑफ फिजिक्स जिसमें पार्टिकल रेस्ट में होते हैं वो हम किस में स्टडी करेंगे, वो सारे किस में आएंगे, स्टैटिक्स में। सेकेंड है आपके पास पार्टिकल डायनेमिक्स। पार्टिकल डायनेमिक्स एक ऐसी ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स है जो डील करेगी स्टडी ऑफ मोशन, अपोजिट है बिल्कुल उससे डायनेमिक्स। डायनेमिक का मतलब मूव करना, स्टडी ऑफ मोशन। अब लेकिन स्टडी ऑफ मोशन तो करेंगे, लेकिन किस कारण आपके पास ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में आ रहा है वो इफ़ेक्ट भी स्टडी करेंगे, तो वो किस में आ जाएगा आपके पास, पार्टिकल डायनेमिक्स में। थर्ड है आपके पास पार्टिकल काइनेमेटिक्स। ये एक ऐसी ब्रांच ऑफ फिजिक्स है जो डील करती है स्टडी ऑफ मोशन विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट द कोज ऑफ मोशन। लेकिन इसमें कोज ऑफ मोशन नहीं कंसीडर करेंगे, सिर्फ क्या लेंगे, विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन विदाउट टेकिंग इनटू कॉज ऑफ मोशन। पार्टिकल डायनेमिक्स में हम कोज ऑफ मोशन स्टडी करेंगे जिस कारण पार्टिकल आपका मोशन में आया है, लेकिन पार्टिकल काइनेमेटिक्स में आपने
कोज ऑफ मोशन स्टडी नहीं करना। आपने सिर्फ ये देखना है कि आपके पास, हम सिर्फ उसमें यही स्टडी करेंगे, स्टडी ऑफ मोशन विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट द कोज ऑफ मोशन। तो आपके पास 3 ब्रॉड कैटेगरीज हमने कर ली। स्टैटिक्स, जिसमें हम पार्टिकल्स किसके बारे में स्टडी करेंगे, पार्टिकल्स एट रेस्ट, और इसमें फोर्सेस किस में होती हैं, इक्विलिब्रियम में, जिसके कारण हमारे पास जो पार्टिकल मूव नहीं करता। सेकेंड इज पार्टिकल डायनेमिक्स, जो हम स्टडी करेंगे मोशन बाय टेकिंग इनटू अकाउंट द कोज ऑफ मोशन ऑल्सो, जिसके कारण मोशन हुआ है वो भी स्टडी करेंगे। इसमें मोशन तो स्टडी करेंगे, लेकिन आप किस कारण हुआ है आपके पास, कोज ऑफ मोशन स्टडी नहीं करेंगे। तो हमारे पास 3 ब्रॉड कैटेगरीज थी। अब इससे पहले आपको ये बेसिक टर्म पता होनी चाहिए, इंस्टेंटेनियस लीनियर वेलोसिटी क्या होती है। वेलोसिटी इससे पहले पता होनी चाहिए क्या होती है। वेलोसिटी क्या होती है आपके पास, डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन। अब इससे भी पहले आपको पता होना चाहिए कि आपके पास स्केलर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं और वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। स्केलर क्वांटिटीज़ ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं आपके पास जिनका सिर्फ होता है मैग्नीट्यूड। Those quantities which have only magnitude are known as scalar quantities. For example, आपके पास कोई भी नोटबुक है, वो है 12x12 की सेंटीमीटर की, तो इसका मतलब उसको देख के ये तो नहीं पता चल रहा ना कि आपके पास इसमें से क्या है 12x12 सेंटीमीटर, मतलब 12 सेंटीमीटर की नोटबुक है जिसकी लेंथ है, तो मतलब ये 12 क्या है उसका, सिर्फ मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो ऐसी क्वांटिटीज़ को क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटीज़। जैसे लेंथ हो गई, एरिया हो गया, वॉल्यूम हो गया, टेम्परेचर, मास, ये सारी क्वांटिटीज़ किसके एग्जांपल में लाई करेंगी, स्केलर क्वांटिटीज़ में। स्केलर क्वांटिटीज़ के बाद हम स्टडी करेंगे वेक्टर क्वांटिटीज़। वेक्टर क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ हैं जिनका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। ये ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जिसका मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी। कहने का मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड का मतलब तो पता चल गया कि वैल्यू कितनी है, 12 है, 13 है, 10 है, 50 है, जो भी वैल्यू है वो उसका होगा मैग्नीट्यूड। अब डायरेक्शन का मतलब ये है कि वो जो चीज़ है उसे देख के हमें ये पता चल जाए कि वो जो बॉडी है किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, लॉन्ग साउथ जा रही है, नॉर्थ जा रही है, अपवर्ड जा रही है या डाउनवर्ड जा रही है। जैसे आपके पास होती है, सपोज हम एग्जाम्पल की बात करते हैं, जो इसमें एग्जाम्पल लाई करेंगे वो है वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स। सिंपलेस्ट एग्जाम्पल की मैं बात करती हूँ, है आपके पास फोर्स। जैसे आपको दिया होगा कि किसी बॉडी के ऊपर 12 न्यूटन फोर्स लग रहा है ट्यूवर्ड साउथ, तो इसका मतलब क्या है कि 12 न्यूटन, न्यूटन तो इसके यूनिट्स हो गए, ऐसे यूनिट्स, 12 क्या हो गया इसका मैग्नीट्यूड। अब ट्यूवर्ड साउथ भी बोल रहा है तो मैग्नीट्यूड भी आ गया साथ में और डायरेक्शन भी आ गई, जिससे देखकर हमें ये पता चल जाए कि इसमें मैग्नीट्यूड भी आ रहा है और डायरेक्शन भी आ रही है। तो ऐसी क्वांटिटीज़ को क्या बोलेंगे, वेक्टर क्वांटिटीज़। अब हम आगे बात करते हैं, जैसे हमारे पास अब वेक्टर क्वांटिटी को नोटेट कैसे करते हैं, एरो का साइन लगा देते हैं। जैसे F, कैपिटल F लिखा, अब ये हमें पता है कि 12 न्यूटन फोर्स लगना है, इस डायरेक्शन में लगेगा, मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, तो इसके ऊपर कौन सा वाला साइन लगा देंगे, ये वाला एरो लगा देंगे। लेकिन अगर आप मास के ऊपर एरो का साइन लगाओगे तो वो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मास हम ऐसे बात करते हैं ना कि इस डिस्क का 12 kg मास है, साथ में डायरेक्शन थोड़ा ना मेंशन करते हैं, इसलिए आपके पास मास जो है वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, इसलिए इसके ऊपर एरो का साइन नहीं आएगा। मास जो है आपके पास कौन सी क्वांटिटी है, मास आपके पास स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए एरो का साइन इसके ऊपर नहीं आएगा। मास सिंपली ऐसे ही लिखा जाएगा स्मॉल m से। तो आपको पता चल गया स्केलर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। अब हम इस पे वापस आते हैं कि आपके पास इंस्टेंटेनियस लीनियर वेलोसिटी क्या होती है। इंस्टेंटेनियस का मतलब उसी इंस्टेंट पे, एट एनी इंस्टेंट, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। बहुत स्मॉल इंटरवल की, जब हम टाइम इंटरवल की बात करते हैं तो हम वर्ड यूज़ करते हैं इंस्टेंटेनियस, एट दैट इंस्टेंट, ठीक है, उसी वक्त। लीनियर का मतलब स्ट्रेट, वेलोसिटी डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन। Instantaneous linear velocity is defined as rate of change of position coordinates या फिर rate of change of position
इज नोन एज इंस्टेंटेनियस लीनियर वेलोसिटी। रेट का मतलब, रेट ऑफ चेंज का मतलब ये है कि आपने जो भी ऊपर चल रहा है, रेट ऑफ पोजीशन है तो पोजीशन को ऊपर रख दोगे। रेट ऑफ चेंज का मतलब है आपने पोजीशन को डिवाइड कराना है किसके साथ, टाइम के साथ। रेट ऑफ चेंज का मतलब ही ये होता है कि आगे ऑफ के बाद जो चीज़ दी गई उसको ऊपर रखो, और रेट ऑफ चेंज का मतलब टाइम से डिवाइड करवा दो। अभी मैंने एरोस क्यों लगाए हैं, अब इसका क्या मतलब है। इस एरो का मतलब ये है, वेलोसिटी मैंने तुम्हें पहले ही बताया है, वेलोसिटी एक क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए इसके ऊपर लगा दिया मैंने एरो। पोजीशन, पोजीशन देख के भी हमें पार्टिकल की पता चल जाती है कि ये इतने सेंटीमीटर डायरेक्शन नॉर्थ में जा रहे हैं या साउथ में जा रहा है, तो ये पोजीशन वेक्टर, तो इसलिए इसके ऊपर ही क्या लगा दिया मैंने, एक वेक्टर का साइन, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो आपके पास इसलिए ये कौन सी क्वांटिटीज होगी, वेक्टर क्वांटिटी होने के कारण पोजीशन वेक्टर, और वेलोसिटी के ऊपर मैंने कौन से साइन लगा दिए हैं, वेक्टर्स के। तो अब पोजीशन वेक्टर भी पता होना चाहिए क्या होता है। पोजीशन वेक्टर होता है जो डिस्क्राइब करता है पोजीशन ऑफ अ पॉइंट रिलेटिव टू द बॉडी। अब कोई रेफरेंस तो लोगे ना, आप कैसे बताओगे कि आप, जैसे आपके पास ग्राफ होता है तो इसमें एक्स एक्सिस होती है, वाई एक्सिस होती है, तो एक्सिस के साथ ही आप रिलेट करके बताते हो एक रेफरेंस लाइन लेकर कि ये एक्स एक्सिस से इतने डिस्टेंस अपार्ट है। तो आपने जब भी पोजीशन वेक्टर की बात करनी है तो ये पोजीशन बताएगा पॉइंट की, लेकिन रिलेटिव टू द बॉडी, उस बॉडी के साथ कहाँ पर वो चीज़ जो है वो लाई कर रही है, उसकी पोजीशन क्या है वो क्या बताएगी, किससे दी जाएगी, पोजीशन वेक्टर के साथ। नेक्स्ट आपके पास अब पोजीशन वेक्टर के बाद हम बात करते हैं कुछ और बेसिक टर्म्स की, ये आपको पहले पता होनी चाहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सेलरेशन क्या होता है। एक्सेलरेशन ये आपने प्रीवियस क्लासेस में भी स्टडी किया होगा, लेकिन अब हम दोबारा से डिटेल में स्टडी करेंगे। एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन की रेट ऑफ चेंज का मतलब तो यह है कि आप उसको किससे डिवाइड करवा दो, टाइम के साथ। वेलोसिटी को, ऑफ के बाद वेलोसिटी, इसको लगाया ऊपर, इसे क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन भी अब आपके पास वेक्टर क्वांटिटी होती है। कैसे, एक्सेलरेशन किसको डिफाइन कर रही है, वेलोसिटी को, और वेलोसिटी क्या थी हमारे पास, वेक्टर क्वांटिटी। तो अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो आपके पास एक्सेलरेशन भी क्या आएगी, वेक्टर क्वांटिटी ही आएगी। और अगर आपने इसके ऐसे यूनिट्स निकालने हैं तो वो कैसे आएंगे, हमें पता है वेलोसिटी तो होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन। डिस्टेंस का मतलब मीटर, अपॉन टाइम टेकन, ठीक है। अब दोबारा से भी तो टाइम से डिवाइड करवाना है, ठीक है। तो दोबारा से टाइम के टेकन से डिवाइड कराने के कारण यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास, टाइम सेकंड, एक बारी किलोग्राम, सॉरी आप ऐसे यूनिट्स की बात कर रहे हो तो मास एम डिवाइड बाय टाइम टेकन के नोटेशन क्या होएगी, सेकंड, एक बारी और टाइम टेकन का लगा सेकंड, तो मास मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। मास नहीं आएगा, सॉरी क्या आएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या बोली जाएगी, एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन हमारे पास क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी कैसे होगी, क्योंकि हमारे पास वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। ऐसा यूनिट कैसे दिए जाएंगे, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, क्योंकि वेलोसिटी के यूनिट्स मैंने बता दिए, डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन। डिस्टेंस का मतलब मीटर पर सेकेंड। अब इसको दोबारा से टाइम से डिवाइड कराना है, जिसके कारण अगेन ऊपर सेकंड, नीचे सेकंड आ जाएगा, ऊपर चला जाएगा तो पर का साइन आ जाएगा -1। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो m/s का स्क्वायर, या फिर ऐसे लिखेंगे ms की पावर -2, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, एक्सेलरेशन, ठीक है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन। ऐसा यूनिट्स आर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट है आपके पास लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम को, लीनियर का मतलब स्ट्रेट, मोमेंटम इसको डिनोट करते हैं, इसको हम शो करते हैं इस साइन से, स्मॉल p और ऊपर एक एरो। इसका मतलब ये है, ये भी एक क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। लीनियर मोमेंटम इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। लीनियर मोमेंटम को हम किससे बताएंगे कि ये किस किस का प्रोडक्ट है, किसका,
प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लिकेशन मास की और वेलोसिटी की। तो मास के हमें पता है, मास जो उनसे होती है वो आपके पास स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए इसके ऊपर एरो का साइन नहीं आएगा। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसके कारण यहाँ पर एक एरो आ जाएगा। तो वो कह रहा है बट रिजल्टेंट आपके पास वेलोसिटी के कारण आपके पास मोमेंटम से भी हमें, अगर किसी चीज़ का मोमेंटम दिया होता है तो हमें देख के पता चल जाता है मोमेंटम की आपके पास डायरेक्शन भी होती है और उसका मैग्नीट्यूड भी होता है, जिसके कारण, और यहाँ से भी देख सकते हो किसके इक्विवेलेंट है, वेलोसिटी के, वेक्टर क्वांटिटी के इक्विवेलेंट है। तो आपके पास इसका प्रोडक्ट भी क्या आएगा, वेक्टर ही आएगा, वेक्टर क्वांटिटी ही आएगी। और आपके पास मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम जो है वो वेक्टर क्वांटिटी होगी। एक और रीज़न ये है इसका कि ये आपके पास इसका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। अब इसकी डायरेक्शन कैसे दी जाएगी, इसकी डायरेक्शन सेम होगी जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी उस बॉडी की, ठीक है। और इसकी यूनिट्स क्या होंगे, हमें पता है कि मास इंटू वेलोसिटी है, मास के यूनिट्स क्या होंगे, किलोग्राम। वेलोसिटी के यूनिट्स मैंने आपको पहले ही बताए, मीटर पर सेकेंड। तो आपके पास क्या आ गए यूनिट्स, इसको दूसरे ऐसे लिख सकते हो, किलोग्राम मीटर डिवाइडेड बाय सेकेंड। इस तरह से भी नोटेट कर सकते हो आप इसको, और ऐसे लिख सकते हो किलोग्राम मीटर, ऐसे स्लैश डाल के डिवीजन का साइन होता है ये एस, ठीक है। तो ये आपके पास लीनियर मोमेंटम की डेफिनेशन हो गई कि ये प्रोडक्ट है किसका, मास और वेलोसिटी का। P इज इक्वल्स टू m इंटू वी। आगे चलते हैं हम एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम का मतलब जब बॉडी रोटेट कर रही है, और सपोज अब एंगुलर मोमेंटम का मतलब इसको रोटेट करेंगे L से, ठीक है। अब ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी ही है, अभी पता चल जाएगी कैसे है। इसकी डेफिनेशन क्या है, मूवमेंट ऑफ इट्स लीनियर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, मूवमेंट ऑफ इट्स लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम से ये पता चल रहा है कि बॉडी रोटेट भी हो रही है और बॉडी स्ट्रेट भी जा रही है। तो इसका मतलब हमें पोजीशन वेक्टर लेना पड़ेगा इसमें। तो इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, मूवमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। इसका मतलब R क्रॉस P, R पोजीशन वेक्टर, P का मतलब मोमेंटम। तो ये किस किस का प्रोडक्ट होगी, आपके पास पोजीशन वेक्टर का और मोमेंटम का, लीनियर मोमेंटम। लीनियर का मतलब पोजीशन, मोमेंटम P। ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, क्यों, क्योंकि आपके पास पहले ही मैंने आपको बताया है कि लीनियर मोमेंटम जो सी होती है वो क्वांटिटी क्या होती है, वेक्टर। तो आपके पास एंगुलर मोमेंटम भी क्या होगा, आपके पास वेक्टर क्वांटिटी ही आएगी। ये भी क्या है आपके पास वेक्टर क्वांटिटी, वेयर R इज पोजीशन वेक्टर एंड P इज लीनियर मोमेंटम। और अगर हम बात करें इसकी, L आपके पास R मोमेंटम, अभी मैंने ऊपर बताया था आपको, मोमेंटम इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास इंटू वेलोसिटी। मास बीइंग स्केलर क्वांटिटीज के ऊपर एरो का साइन नहीं आएगा। अगर मैं इसको कंबाइन करूँ तो दो वेक्टर क्वांटिटीज को मैंने कंबाइन कर लिया, स्केलर क्वांटिटी को बाहर निकाल दिया, तो आपके पास m बाहर आ गया, R क्रॉस V, ठीक है। तो आपके पास इसके अगर यूनिट्स निकालोगे एंगुलर मोमेंटम के, तो वो कैसे आ जाएंगे, देखो ये आपके पास अगेन पोजीशन वेक्टर का मतलब मीटर, पोजीशन के यूनिट्स, डिस्टेंस के यूनिट्स तो मीटर होंगे, और ये m आ गया। मोमेंटम के यूनिट्स हम आपको अभी बताए थे मैंने, क्या थे, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो कंबाइन कर देंगे यूनिट्स को, आपके पास क्या आ जाएंगे, किलोग्राम m इंटू m स्क्वायर पर सेकेंड, s की पावर -1। ये आपके पास क्या आ गया, एंगुलर मोमेंटम। तो हमने जो आज के टॉपिक में डिस्कस किया है वो है आपके पास कुछ बेसिक टर्म्स डिस्कस की हैं। इंस्टेंटेनियस लीनियर वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है, एक्सेलरेशन क्या होता है, लीनियर मोमेंटम क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम। अब एंगुलर मोमेंटम आपके पास ये भी क्या है, आपके पास वेक्टर क्वांटिटी ही है। अब एंगुलर मोमेंटम को थोड़ा सा और आगे एक्सप्लेन करते हैं, यहाँ तक क्लियर हो गया है। यूनिट्स निकालने आने चाहिए, सिंपल सी बात है। पहले आपको फॉर्मूला, उसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए। डेफिनेशन से सिंपली आपने वैल्यूज़ पुट करवा देनी है कि अगर आपके पास पोजीशन है तो मीटर आ जाएगा। मोमेंटम के यूनिट्स मैंने आपको पहले ही बताए, मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी होता है। मास के यूनिट्स आपके पास
किलोग्राम आ जाएंगे और वेलोसिटी के मीटर पर सेकेंड। इनको मल्टीप्लाई करवा देंगे किसके साथ, मीटर के साथ, तो आपके पास किसके यूनिट्स आ जाएंगे, एंगुलर मोमेंटम के। अब आगे चलते हैं, आपके पास हमें पता है मैंने ये निकाल लिया था L इज इक्वल्स टू आर क्रॉस पी। एम मैंने जब बाहर निकाला आर क्रॉस वी आ गया, तो बाय क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन से हमें पता है क्रॉस प्रोडक्ट को जब ओपन करके लिखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, एम वी आर साइन थीटा। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ गया, एंगुलर मोमेंटम का नेक्स्ट फॉर्मूला, दैट इज L इज इक्वल्स टू एम वी आर साइन थीटा। आगे है आपके पास टॉर्क। अब टॉर्क क्या होता है, टॉर्क जो होता है, टॉर्क एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल इज द टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स ऑन द पार्टिकल। जैसे अब हमारे पास ये है, मैंने इसको टॉर्क देना है तो इसको मुझे फोर्स लगाना पड़ेगा, तो अब ये पार्टिकल क्या करेगा, मूव करेगा। तो वो कह रहा है कि टॉर्क एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल इज, अब उस पार्टिकल टर्न करने के लिए हम कितना फोर्स लगा रहे हैं उसे क्या बोलते हैं, हम उसके ऊपर क्या लगा रहे हैं, टॉर्क। ठीक है, तो टॉर्क क्या बताएगा, टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स, कि आप जो फोर्स लगा रहे हैं उसका क्या टर्निंग इफेक्ट होगा, वो क्या दिया जाता है, टॉर्क से। इस साइन से टॉर्क को डोनेट करते हैं, इस तरह से टी बना के नीचे से ऐसे हल्का सा इन्वर्ट करेंगे, इसको कर्ल कर इस तरह से ऐसे, तो इसकी ये नोटेशन है टॉर्क की। टॉर्क इज अ प्रोडक्ट ऑफ पोजिशन वेक्टर इंटू फोर्स। ठीक है, आर क्रॉस एफ, ये आपके पास किसका फॉर्मूला है, टॉर्क का, वेयर आर इज पोजिशन वेक्टर एंड एफ इज फोर्स अप्लाइड ऑन दैट पार्टिकल। तो टॉर्क की डेफिनेशन भी क्लियर हो गई है। नेक्स्ट है आपके पास काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। काइनेटिक एनर्जी जो होती है, एनर्जी पोजेस्ड बाय अ पार्टिकल ड्यू टू वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। ठीक है, अब कोई भी पार्टिकल ये जो है, या एनर्जी पोजेस ड्यू टू मोशन ऑफ द पार्टिकल, कोई भी पार्टिकल जो है अगर उसमें एनर्जी आ रही है मोशन के कारण, तो आपके पास वो पार्टिकल में कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी पोजेस्ड बाय अ पार्टिकल ड्यू टू मोशन इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को हम नोटेट करते हैं कैपिटल टी से, इसका फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर, और अगर इसके यूनिट्स निकालोगे तो यूनिट्स इसके आएंगे ऐसा, यूनिट्स अगर आप निकालोगे, ये एम वी स्क्वायर क्या है, एम है मास, मास के यूनिट्स किलोग्राम, वी क्या है आपके पास वेलोसिटी, वेलोसिटी के यूनिट्स क्या होते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस के मीटर अपॉन टाइम के सेकेंड, स्क्वायर है तो पूरा मैंने होल में लगा दिया स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर, इधर एस स्क्वायर। या तो इसको ऐसे लिखो, किलोग्राम एम की पावर 2 डिवाइडेड बाय एस की पावर 2, या फिर इसको ऐसे लिखा जाएगा, किलोग्राम एम की पावर 2 एस की पावर -2। अगर डिवीजन का साइन हटाओगे तो ऊपर चला जाएगा, जिसके कारण यहाँ कौन सा साइन आ जाएगा, -2 का। तो काइनेटिक एनर्जी पता चल गई, एनर्जी पोजेस्ड ड्यू टू मोशन ऑफ द पार्टिकल इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट है आपके पास पोटेंशियल एनर्जी। एनर्जी पोजेस्ड बाय अ पार्टिकल बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन। अगर आपके पास सपोज किसी भी हाइट पे आपने एक वाटर टैंक बनाया हुआ है, उसमें आप सपोज आपके पास डैम्स ही होते हैं, उसमें वाटर स्टोर करके रखा होता है कुछ पर्टिकुलर हाइट के ऊपर। अब उसमें जो वाटर स्टोर करके रखा हुआ है वो एक पर्टिकुलर पोजीशन पे पड़ा है आपके पास, अब वो उसमें एनर्जी तो होगी ना उस पार्टिकल्स में, तो एनर्जी पोजेस्ड बाय द पार्टिकल बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन। अब जब आप ऊपर से नीचे फॉल करोगे इसको, जब एक पर्टिकुलर हाइट के ऊपर है तो उसके पास क्या होगी, पर्टिकुलर पोटेंशियल एनर्जी, तो उसे क्या बोलते हैं हम, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो एनर्जी पोजेस्ड बाय अ पार्टिकल बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। टॉर्क भी पता चल गया आपको कि टॉर्क एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल जो होता है वो टर्निंग इफेक्ट देता है फोर्स के कारण, उसे उसका क्या बोलते हैं, टॉर्क। नेक्स्ट इज काइनेटिक एनर्जी एंड देन इज पोटेंशियल एनर्जी। एंड इन नेक्स्ट part we will discuss about types of forces. This we will discuss in the next part, the types of forces. Okay, thank you students. And one more thing, टाइप्स ऑफ फोर्सेस में हम क्या करेंगे,
जो हम फोर्सेस डिस्कस करेंगे वो होंगे कंजर्वेटिव फोर्सेस, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस एंड सेंट्रल फोर्सेस। ठीक है, तो ये आपका आज का लेक्चर था। थैंक यू स्टूडेंट्स।